सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या जो अन्य भी प्रदेशों के लोक सेवा आयोग हैं उसमें जो है उन परीक्षा संस्थाओं में कृषि विभाग से संबंधित जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया है और उन परीक्षाओं में जो है कृषि विज्ञान की एक शाखा है उसको हम सॉइल साइंस कहते हैं। मृदा विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में उनको हम जो है सॉल्व कराएंगे। आपको ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। देखिए मेरा प्रश्न नंबर 1 मेरा प्रश्न नंबर 1 जो है मृदा बनी होती है। कह रहे मृदा किससे बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठोस, बी कह रहा है जल, सी कह रहा है ठोस व गैस से जल व जल, ठोस से जल से जल, ठोस व गैस से। फिर कह रहा है डी ठोस गैस व जल से। क्या कह रहा है मृदा जो है किससे बनी होती है, कह रहा है कि ठोस गैस व जल से। तो ऑप्शन ये आपका सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मृदा जो है ठोस गैस जल व तीनों से बनी होती है। तो मृदा जो है आपको मैं मृदा के गठन के बारे में बता दे रहा हूँ। जो है वो ये जो है खनिज पदार्थ। तो देखिए वायु 25%, जल जो है 25%, कार्बनिक पदार्थ 5%, खनिज पदार्थ 45%। ठीक है, आप इसको इसी को तैयार कर लेंगे तो आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर पर प्रस्ताव, स्तर पर प्रस्ताव किसने दिया
था? किसने दिया था? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए आर्नोन और स्टाउट। आर्नोन और स्टाउट। आर्नोन और स्टाउट। बी कह रहा है, किसको कह रहा है? बी लार्सन। बी कह रहा है लार्सन। सी किसको कह रहा है? ब्रे। डी किसको कह रहा है? केट और नेल्सन। तो कह रहा क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन डी केट और नेल्सन ने दिया था। किसने दिया था? केट और नेल्सन ने दिया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। क्या कह रहा है? बहुत बार पूछा गया। नहरों के आस पास, क्या कह रहा है? नहरों के आसपास वाली भूमियों, नहरों के आसपास वाली भूमियां किस प्रकार की होती है? कह रहा है कि नहरों के आसपास वाली जो भूमियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, बी उदासीन, सी क्षारीय, डी क्या कह रहा है? डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो जो ये क्षारीय लवणीय कुछ भी उनकी है, वो किस चीज है? लवणीय। क्या कह रहा है? अम्लीय, उदासीन, लवणीय। ठीक है, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सैलाइन। क्या कहते हैं? सैलाइन। तो नहरों के आसपास वाली जो भूमियां होती हैं वो लवणीय होती हैं। क्या होती हैं? लवणीय होती हैं। ठीक है, सैलाइन हो जाती हैं। नहरों के आसपास की जो जमीन होती है वो सैलाइन हो जाती है। होती क्यों है? लवणीय क्यों होती है? इसलिए कि नहर के पानी के नहर के जो पानी का रिसाव होता है, रिसाव के कारण सोडियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्रित हो जाते हैं। यानी लवणीय हो जाती है इसलिए कि नहरों के पानी के रिसाव के कारण, जो क्षेत्र नहरीय क्षेत्र जहाँ नहर के आसपास की जो ज़मीनें होती हैं, तो नहर के पानी का रिसाव होता है, उसके कारण सोडियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्रित हो जाते हैं।
होते रहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सोडियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्रित होने के कारण नहर के आसपास की जो जमीन होती है वो लवणीय हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्राथमिक एवं द्वितीय, प्राथमिक एवं द्वितीयक, क्या कह रहा है? प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास, कणों के विन्यास, मृदा कणों के विन्यास को क्या कहते हैं? कहते हैं, कहना प्राथमिक और द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन ए मृदा कणाकार, ऑप्शन बी मृदा संरंध्रता, क्या कह रहा है? मृदा संरंध्रता। फिर कह रहा है डी, सी मृदा संरचना, क्या कह रहा है? मृदा संरचना। डी क्या कह रहा है? उपयुक्त सभी, क्या कह रहा है? उपयुक्त सभी। तो कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मृदा संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल टेक्सचर। ठीक है, सॉइल टेक्सचर, ये सॉइल टेक्सचर, ये क्या है? सॉइल टेक्सचर। और ये सॉइल स्ट्रक्चर, ये सॉइल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये कणों का एग्रीगेट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लाल मृदाएं, क्या कह रहा है? लाल मृदाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? कह के देखिए, लाल मृदाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो लाल मृदा जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पाई जाती है लाल मृदाएं, जो है तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ठीक है, मोस्टली तमिलनाडु में, कुछ अंश महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन आप तमिलनाडु लगाएंगे। तमिलनाडु हो गया आपका, कर्नाटक, गोवा। महाराष्ट्र में जो है
काली मृदा, ठीक है। ठीक, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो है मुख्य रूप से पूछा है तो इसलिए तमिलनाडु, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो है ये उत्तर प्रदेश में लाल मृदा पाई जाती है कहाँ पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद, बांदा, झांसी, महोबा में लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है लाल मृदा पाई जाती है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको रट लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा सवाल है। देखिए, क्षारीय मृदा का क्या कह रहा है, क्षारीय मृदा का सुधार किससे करते हैं, कह रहा है कि क्षारीय मृदा का सुधार किससे करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए चूना से, बी जिप्सम से, सी पाइराइट से, किससे, पाइराइट से, डी कह रहा है उपर्युक्त सभी से। क्षारीय मृदा का सुधार किससे कहते हैं, तो चूना से, जिप्सम से, पाइराइट से, उपर्युक्त सभी से, ठीक है। तो देखिए, क्षारीय मृदा का सुधार किससे किया जाता है, जिप्सम से किया जाता है। किससे किया जाता है, जिप्सम से किया जाता है। और ये चूना से अम्लीय मृदा, किससे, चूना से अम्लीय मृदा, जिप्सम से क्षारीय मृदा, और पाइराइट से लवणीय मृदा। ठीक है, जिप्सम से लिखना पड़ेगा, लिख दे रहे हैं। देख लीजिए, चूना से अम्लीय मृदा का सुधार करते हैं, जिप्सम से क्षारीय मृदा का सुधार करते हैं, और पाइराइट से लवणीय मृदा का सुधार करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पीट मृदा सामान्यता निरूपित की जाती है। कह रहा है कि पीट मृदा सामान्यता निरूपित की जाती है। क्या की जाती है वो, काली हल्की व
क्षारीय मृदा, बी काली हल्की व क्षारीय मृदा, काली भारी व क्षारीय मृदा। क्या कह रहा है? काली भारी व क्षारीय मृदा। काली भारी व क्या कह रहा है? काली भारी एवं वा नहीं होगा, एवं काली भारी एवं अम्लीय मृदा। क्या है? अम्लीय मृदा। डी क्या कह रहा है? काली भारी एवं उदासीन मृदा। कह रहा पीठ, पीठ माने ही काली मृदा होती है वो, जो कि किसके लिए? कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। तो कह रहा कि पीठ मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती है। तो पीठ मृदा को निरूपित जो है काली भारी व अम्लीय मृदा। कौन सी? आपका ऑप्शन सी है, काली भारी व अम्लीय मृदा होती है। इसका पीएच मान 3 से कम होता है। 3.9 3.9 या कम। इसमें कार्बनिक पदार्थ देखिए काली होती है ना, कार्बनिक पदार्थ जो है 10 से 40%, ठीक है, 10 से 40% होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 को जो है सॉल्व करेंगे, जो कि देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? कह रहे कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्टीसाल, बांगर, खादर और एरिडो साल। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, जो है बांगर कहते हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। और ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए गंगा और यमुना का जो उत्तरी मैदान है, ब्रह्मपुत्र और ये सब कि जो मैदान है उनका निर्माण जो है, जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान जो है ये किससे बना है? ये उत्तर भारत का जो मैदान है ना, वो जलोढ़ मृदा से बना है। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, लिख दे रहा हूँ मैं।
उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। क्या है? जलोढ़ मृदा से बना है। बांगर, फिर खादर, ये क्या है? पुरानी जलोढ़। क्या है? पुरानी जलोढ़। ये नदियों से दूर है, इसका निर्माण हुआ है। ये प्रतिवर्ष नहीं आकर के अब जमा इसका हो चुका है। ये अभी जो है इसको नई जलोढ़, ठीक है, प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ द्वारा लाई गई गाद से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? कह रहा है ऑप्शन ए काली मृदा, राइट मृदा, सी कह रहा है जलोढ़ मृदा, डी कह रहा है लाल मृदा। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? तो वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मृदा। ये तो ऑप्शन हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये ऑप्शन इस तरीके का है तब होगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है इस तरीके का है तब होगा। लेकिन एक ऑप्शन और अलग दिया रहे तो उसमें दे दे ऑप्शन ए जलोढ़, बी बांगर, सी खादर मृदा, डी काली मृदा। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। एक ऑप्शन पे हो गया, तो ये ऑप्शन जब होगा तो यहाँ जलोढ़ मृदा तो होगी। लेकिन अगर इस तरीके का ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर खादर मृदा जो है सबसे अधिक उपजाऊ होगी। तो अगर जलोढ़, बांगर, खादर, जलोढ़ के साथ अगर खादर भी दे दिया है तो आप खादर पे ही आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है एक ऑप्शन इस टाइप का हो सकता है, एक ऑप्शन इस टाइप का हो सकता है। तो इस टाइप में खादर और यहाँ पर जलोढ़ मृदा जो है मानी जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, थोड़ा इसको रटने में एग्रीकल्चर के बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन आपको तो रटना ही पड़ेगा। कह रहा है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? आग्नेय कह रहा है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है, या कौन सी आग्नेय चट्टान है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए स्लेट, मार्बल, डिओराइट, कह रहा है नीश। क्या कह रहा है? नीश। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? डिओराइट है। कौन सा है? डिओराइट या डायोराइट, जो भी रहेगा आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आप जो है आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान को आप जो है अपनी तरफ से लिख लीजिएगा कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, संगमरमर तो रूपांतरित चट्टान है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व, क्या कह रहा है? अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है। कह रहा है अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है। कितना होता है? ऑप्शन ए 2.50 से 2.7, कितना है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम जो है ग्राम प्रति घनत्व मीटर, कितना? सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। ठीक है, 3.25 से 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, कितना होता है? प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक, अगला कह रहा है सी 1.02 से 1.8, कितना कह रहा है? 1.8, 1.0 से 0.2 से ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये स्थूल घनत्व का मतलब होता है सॉइल जो है बल्क डेंसिटी। सॉइल का क्या होता है? ये बल्क डेंसिटी होता है। तो बल्क डेंसिटी कितना है होता है? ये होता है ऑप्शन सी, जो औसत, अगर इस तरीके का रहेगा तो एक अगर से नहीं दिया रहेगा, रेंज नहीं दिया रहेगा, तो वो 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा? 1.33
होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो है वो जो है 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मृदा प्रच्छेदिका में नीचे जाने पर क्या कर रहा है, मृदा प्रच्छेदिका में नीचे जाने पर जो है स्थूल घनत्व, स्थूल निबल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व घटता जाता है। ये कभी कभी पूछ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए कि सॉइल प्रोफाइल में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी घट जाता है। क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ क्या है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घटती जाती है, कि मात्रा घटती जाती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घटती जाती है। क्योंकि घटती जाती है। यह जो है कण घनत्व का आधा होता है। ये जो है मृदा घनत्व का आधा होता है, यानी कण घनत्व माने मृदा घनत्व का आधा होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मृदा की अंतर्निहित क्षमता मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक, क्या कह रहा है, मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान, क्या है, प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है। ठीक है, मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, क्या कहलाता है। जैसे इनहेरिटेंस कैपेसिटी इसको बोलते हैं हिंदी में, ऑप्शन ए।
मृदा उत्पादक, बी कह रहा है मृदा रंग, फिर सी कह रहा है मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता, डी कह रहा है उर्वरक। ठीक है, तो मृदा के अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जैसे मृदा में उर्वरता होगी तभी तो उसको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करेगी, तो उसको कहते हैं मृदा उर्वरता, यानी सॉयल जो है फर्टिलिटी, इसको क्या कहते हैं? मृदा के अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है वह क्या कहलाता है? तो मृदा उर्वरता कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। मृदा की ये कह रहा है, ठीक है, मृदा की, और आप इसको नोट कर चुके हैं, तो मैं अभी इसको डिफाइन कर देता हूँ। किसको? मृदा उत्पादकता को। मृदा में अंतर्निहित, मृदा में अंतर्निहित क्षमता, देखिए यहाँ जो है मृदा में अंतर्निहित क्षमता जो पौधों से अधिकतम, क्या कह रहे हैं? अधिकतम अनाज उत्पादन, अधिकतम अनाज उत्पादन, अधिकतम अनाज उत्पादन कराता है, अधिकतम अनाज उत्पादन कराता है। मृदा कराता है वह मृदा उत्पादकता कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा उत्पादकता कहलाती है। देखिए एक आप जान लीजिए, मृदा के अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है वह कहलाते हैं सॉइल फर्टिलिटी, यानी मृदा उर्वरता। इसी तरीके से जो है कह रहा है मृदा में अंतर्निहित क्षमता, ये भी देखिए मृदा की क्षमता दोनों देख रहे हैं। अंतर्निहित क्षमता जो पौधों से अधिकतम अनाज उत्पादन कराता है या कराती है, अधिकतम अनाज कराता है, वह मृदा उत्पादकता कहलाती है। क्या कहलाती है? अब आप समझ गए होंगे कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है। तो ये सॉइल प्रोडक्टिविटी है और ये चीज़ जो है सॉइल फर्टिलिटी है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आना ही आना है। 2-3 पेपर आप लिखेंगे देंगे तो उसमें से एक आध बार इसको आना ही आना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे मैचिंग में आ जाए चाहे इसी तरीके से आ जाए, किसी न किसी तरीके से आना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है किस पीएच मान पर, कह रहा किस पीएच मान पर पौधों में अधिक वृद्धि होती है।
कह रहा किस पीएच मान पर पौधों में अधिक वृद्धि होती है, यानी सर्वाधिक भी कह सकते हैं, अधिक भी कह सकते हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि जो होती है वो ऑप्शन है 5 से 6 पीएच, बी कह रहा है 8 से 9 पीएच, सी कह रहा है जो है 6.5 से 7.5 पीएच, और डी कह रहा है 4 पीएच से 5 पीएच। तो किस पीएच पर पौधों में अधिक या सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो 6.5 से 7.5 पर। आप देखे होंगे, फसल को पढ़े होंगे, तो उनका पीएच मान इसी रेंज में बताया जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, क्षारीय मृदा का पीएच उदासीन मृदा का पीएच और जो है अम्लीय मृदा का पीएच मान। ठीक है, ये कह रहा है 7 से अधिक, ये कह रहा है 7, ये कह रहा है 7 से कम। ठीक है, क्षारीय मृदा का मान 7 से अधिक, उदासीन मृदा का मान 7 और अम्लीय मृदा का मान 7 से कम। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो पानी जो है, ये सॉरी ये हो गया, पानी का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, ये पूछता है पानी का। वैसे लोग 7 तो बता देते हैं क्योंकि पानी को कहते हैं उदासीन होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है पानी का पीएच मान 7.6। कितना? 7.6। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पानी का पीएच मान 7.6। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ, निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है? ठीक है, आप इसको जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एवोलियन हो गया, ग्लेशियर, कोलुवियल। क्या कह रहा है? कोलुवियल। एलुवियल। तो कह रहा निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है? तो होता है कोलुवियल का होता है। किसका होता है? कोलुवियल का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
हम जो है कुछ और पदार्थ हैं और जो है परिवहन या परिवाहक हैं उनको आपको लिखा दे रहे हैं, आपका तैयार हो जाएगा। आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, आपको कहीं से अलग जाना नहीं पड़ेगा। परिवाहक या परिवहन, परिवाहक या परिवहन, पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन ए बर्फ, हवा, झील, महासागर। क्या कह रहा है? महासागर। बर्फ, हवा, झील, महासागर। ग्लेशियल क्या है? बर्फ का ग्लेशियल। हवा का एओलियम और झील का सरोवर कह दीजिए हिंदी में आप, सरोवर। और महासागर का समुद्री, समुद्री। ठीक है, महासागर का समुद्री। लेकस ट्राइन और समुद्री का मैराइन होगा। क्या होगा? मैराइन। मैराइन। ठीक है, समुद्री का मैराइन होगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप जो है अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक, कह रहा है मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। मृदा उर्वरता का ह्रास होता है, यानी लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी का लॉस। ठीक है, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से। क्या कह रहा है? उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से। ठीक है, आवश्यकता
से अधिक सिंचाई करने से, ठीक, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से। सी कह रहा है लगातार फसलों, क्या कह रहा है, लगातार फसलों के उगाने से। डी क्या कह रहा है, दोषपूर्ण जल निकास से। क्या कह रहा है, दोषपूर्ण जल निकास से। क्या कह रहा है, दोषपूर्ण जल निकास से मृदा उर्वरता का ह्रास होता है लगातार फसलों के उगाने से, जो है मृदा के उर्वरता का लाश होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सोलह कह रहा है मृदा में सिलिका का औसत प्रतिशत होता है। मृदा में सिलिका का औसत प्रतिशत होता है। कितना होता है, 32, 24, 30, 27। क्या है, 32, 30, 24, 27। आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी सही होगा। 27% होता है। कितना होता है, 27%। और माइका मृदा में औसतन 10% पाया जाता है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन जो लिखाने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं। मृदा निर्माण के निष्क्रिय, क्या कह रहा है, निष्क्रिय, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं। किसको करते हैं,
तो निष्क्रिय क्या है, पैसिव फैक्टर क्या है, पैतृक पदार्थ है। ठीक है, क्या है, पैतृक पदार्थ। ठीक है, तो कुछ हम आपको निष्क्रिय और सक्रिय पदार्थ बता देते हैं मृदा निर्माण के, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मृदा निर्माण के निष्क्रिय पदार्थ, क्या कह रहा है, निष्क्रिय कारक होगा, पदार्थ नहीं कारक, निष्क्रिय कारक। एक पैतृक पदार्थ, दो, एक पैतृक पदार्थ, दो टोपोग्राफी रिलीफ। ठीक है, टोपोग्राफी और रिलीफ, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक। क्या कह रहा है, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक। ऑप्शन एक जलवायु, जीव। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक जो है जलवायु और जीव। तो आज इतना तो आप जान लीजिए, और भी कारक हैं लेकिन लिखाएंगे आपको, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करते रहिए सॉइल साइंस का। मैंने आपको जो है तो 17 ही, लेकिन आप देखेंगे तो सब मिला करके मैंने लगभग 25-25 क्वेश्चन आपका तैयार करा दिया, सॉल्व करा दिया मैंने आपको। तो आप इससे जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में मैं सॉइल साइंस आपको ख़त्म कर दूंगा आपका, और आपका लगभग क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, कहीं बाहर से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप खुद ही देखेंगे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।